जय हिंद दोस्तों एंड हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी तुम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, तुम्हारी रक्षा करे, सब खुश रहें और तुम्हारे विशेष जल्द से जल्द पूरे हों। यही हमारी कामना है, यही हमारी विशेष है। पीवाई क्यू एनालिसिस सेशन को अब हम कंटिन्यू करते हैं आज फिर से। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस के। साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ सीडीएस और सीएपीएफ के भी एग्जामिनेशन से, जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। तुम बोलोगे क्यों? तो अभी जब क्वेश्चन देखोगे तब तो आंसर मिल ही जाएगा, पहले भी मैं समझा देता हूँ। सिविल सर्विसेज का जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है और सीडीएस सीएपीएफ का जो सिलेबस है जनरल स्टडीज का, या जिसको जीके बोलते हैं जनरल नॉलेज का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। कई बार दोनों एग्जामिनेशंस की पीवाईक्यू आपस में सिमिलर दिखते हैं कि सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन सीडीएस में पूछ लिया, या सीडीएस सीएपीएफ का क्वेश्चन यहाँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो हम उस सोर्स को भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वहां से भी सीखेंगे, राइट? दैट इज आवर पर्पस, यही हमारा पर्पस है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। सीडीएस का क्वेश्चन है ये, और आज हम लोग इसको सिविल सर्विसेज के लिए यूज करेंगे। रीड दिस क्वेश्चन वंस, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्ली फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। अर्ली फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट मतलब कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले का जो पीरियड है, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाला, या रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद वाला, और वहां से लेकर बीच में कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा और फिर स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, 1905 में, वहां तक का टाइम पीरियड अर्ली नेशनल मूवमेंट फेज से जाना जाता है। और हमको इन तीन स्टेटमेंट में से ढूंढना क्या है, करेक्ट ढूंढना है ना। पहला स्टेटमेंट, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड अदर्स फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कि भैया इन लोगों ने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। बताऊंगा मैं अभी क्या है ऑर्गेनाइजेशन या किसने बनाया था। सेकंड, एस एन बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब हमको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पढ़ना है, ये क्या है। थर्ड, ये जाना पहचाना लगेगा, एओ ह्यूम डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज अ राइवल to the above organization to give vent to the grievances of the poor and marginalized Indians। अब यहां दाल में कुछ काला लगता है। क्यों दाल में काला लगता है? कि होम राइवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगा, और दूसरी बात टू गिव वेंट टू ग्रीवांसेस ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, यहां पर भी दाल में थोड़ा काला है। क्या है दाल में काला? कि एओई होम जो है उसको इंडियन लीडर्स ने अप्रोच किया कि भैया हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, ताकि हम आपको कैसे यूज करेंगे, हम आपको यूज करेंगे कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कांग्रेस बनता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमारा रिप्रेशन करे, अगर हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो आप हमको बचाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमें बैन करने का सोच ले, तो आप हमको बचाना। मतलब एज अ लाइटनिंग कंडक्टर यूज करेंगे। एओ ह्यूम इंडिया के पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस के ग्रीवांसेस को बाहर निकालने का काम नहीं करने वाला था। तो दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दाल में काला दिखता है यहां पर, कि ये स्टेटमेंट ट्रू होने के चांसेस बहुत 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 ही कम है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को हमको डिटेल में डिस्कस करना है। सो कम टू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, इन दोनों पर आते हैं। पहला क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से रिलेटेड। चलो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। चलिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन करते हैं बॉम्बे के, द देन बॉम्बे ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वहां के कुछ फेमस पीपल, द फेमस ट्रायो जी। दो का नाम तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, और थर्ड है केटी तेलांग। बदरुद्दीन तैयब जी तो हमारे जज भी रहे थे बॉम्बे में। दिस थ्री पीपल वर वेरी फेमस। लॉ का नॉलेज था, लीगल नॉलेज था, और ये लोग जो थे अर्ली नेशनलिस्ट जो हैं, ये बिलीव भी करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में किसी गुड इंटेंशन से है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश क्राउन को, या उनका रिप्रेजेंटेटिव वाइस रॉय को इंडियंस के इशू समझ में आ गए, तो वो जरूर भला करेंगे। इट मीन्स दे बिलीव्ड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ए नेसेसरी एविल, एक नेसेसरी एविल है। ये इनका बिलीव था अर्ली नेशनलिस्ट का, और इसलिए ये काफी लॉयल भी रहते थे।
इनके कैरेक्टर में वो चीज दिखती थी, तभी तो मॉडरेट बुलाया गया था इनको, नरम दल वाले। ऐसे ही थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर्स। देख लो तीनों का नाम, दो नेम तो आपको क्वेश्चन में भी दिया है, फिरोज शाह मेहता, आगे जाकर कांग्रेस के सीनियर लीडर बनेंगे मॉडरेट ग्रुप के, इवन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं, फिरोज शाह मेहता। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन अली, कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? या बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से सेशन में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और वो सेशन कहां पर हुआ था बताना मुझे सोचकर। एंड साथ में कौन? केटी तेलांग। दिस थ्री पीपल दे वर वेरी पॉपुलर इन बॉम्बे रीजन, जिनको लीगल नॉलेज इंटेलेक्चुअल ग्रुप से आते थे, काफी पढ़े लिखे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुडविल पर काफी भरोसा करते थे, मॉडरेट ग्रुप वाले। मेन पर्पस क्या था इनका, या मेन फैक्टर क्या था फॉर्मेशन का? मेन रीजन, तो मेन रीजन था इनके इस ग्रुप के फॉर्मेशन का, अगेंस्ट द, या एज अ रिस्पॉन्स टू, ये ज्यादा बेटर टर्म होगा, एज अ रिस्पॉन्स टू इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी 1883 का, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ ये नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस की है, जिनको इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी मालूम है, एक बार मुझे बता दो कमेंट में कि इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी क्या है। इस इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट में इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अराउंड 1885 के एस्टेब्लिश कर लिया। जी 1885 वही साल जब कांग्रेस का फॉर्मेशन होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का भी। इवन ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की जो पहली मीटिंग है बॉम्बे में हुई है ना, कहाँ पर, कौन से कॉलेज में, कौन सा संस्कृत कॉलेज था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज। तो वो प्रेमिसेस भी, उस प्रेमिसेस को अरेंज करना, मीटिंग के लिए जो कुछ भी खर्च था या अरेंजमेंट था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के लीडर्स ने वो पॉसिबल करवाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के लीडर्स का। आगे जाके कांग्रेस के मेंबर भी बनेंगे ही, ये तो प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन अली या बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के। सेकंड क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। आ जाओ, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जानने के लिए, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको जानने के लिए फर्स्ट यू शुड नो किसके बारे में? पहले इंडियन एसोसिएशन के बारे में, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में फाउंडेशन होता है इसका। किन्होंने किया? द टू फेमस लीडर, दोज हु आर आल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ कांग्रेस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। दोनों को कांग्रेस का आर्किटेक्ट भी बुलाया जाता है, AKA ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स। अगर प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में, कांग्रेस के पहले के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये हमारा इंडियन एसोसिएशन ही है, मोस्ट पॉपुलर प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्या क्या काम किया कि इतने पॉपुलर हुए? तो पहला तो क्या, जब वायसरॉय लीटन ने इंडियन सिविल सर्विसेज में जो मैक्सिमम एज था तभी 21, हाँ मैक्सिमम एज था। अभी तुम्हारे लिए सिविल सर्विसेज के लिए क्या है? मिनिमम एज 21, तभी मैक्सिमम 21 होता था कि 21 तक में क्लियर कर लीजिए। लीटन ने उसको 21 से घटा के कितना कर दिया? 19। इन्होंने बोला कि भाई तुम चाहते क्या हो कि इंडियंस हमेशा तुम्हारे यहाँ क्लर्क और चपरासी के लेवल पर ही काम करें? अगर इंडियंस में वो कैपेबिलिटी है तो वो क्लर्क चपरासी से निकलकर क्यों नहीं ICS भी बनेगा? तुम चाहते हो कि इंडियंस कभी हायरार्की में ऊपर पहुंचे ही नहीं, ताकि आप हमेशा इंडिया में रूल करते रहो। ये चीज समझ गए इंडियन एसोसिएशन के हमारे मेंबर्स, और इन्होंने पूरे इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज एजिटेशन चलाया, प्रोटेस्ट चलाया, जिससे जो भी लोग एडुकेटेड थे, जिनको ये चीजें समझ में आती थी, वो धीरे धीरे इस ग्रुप की तरफ इंक्लाइंड हुए, तो पॉपुलर हो रहे हैं। अपना जो मेंबरशिप फी है वो 5 रुपए रखा था, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में बहुत कम।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट चलाया। तो इस तरह से धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे। और फिर इन्होंने प्लान किया कि हमें एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। उसी पर्पस के साथ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने 1883 से। अब हम इस पार्ट पर आ जाते हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले पर्पस, तो पर्पस क्या? टू फॉर्म एन ऑल इंडिया लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए करना होगा जितने भी एसोसिएशन है पहले के, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एग्जिस्ट करता था, ये हमारा इंडियन एसोसिएशन है, मोहम्मडन एसोसिएशन है, इन सब एसोसिएशन के लीडर को बोला कि भाई सब लोग आओ और सब लोग एक साथ बैठेंगे, एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस करेंगे, मद्रास महाजन सभा के मेंबर्स को बुलाएंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के मेंबर्स को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे और सब लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे कलकत्ता में। कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता, पहला कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में किया 1883 में, और नेक्स्ट वाला भी फिर कलकत्ता में ही करेंगे, सो दैट इनका पर्पस फुलफिल हो सके। क्या पर्पस फुलफिल हो सके? सो दैट दे कुड फॉर्म एन ऑल इंडिया लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज, कहां बढ़ रहे थे ये लोग? किसके फॉर्मेशन की तरफ? कांग्रेस के फॉर्मेशन की तरफ। इसी पर्पस से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था 1883 में। इवन इंडियन कॉन्फ्रेंस का सेकंड मीटिंग तुम्हें पता है कहाँ है? इंडियन कॉन्फ्रेंस की सेकंड मीटिंग, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकंड मीटिंग हो रहा है 1885 एट कलकत्ता। अब 1885 के दिसंबर में हमको पता है कि वहां कांग्रेस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। कहां पर फॉर्मेशन हो रहा है? बॉम्बे में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व थे। दैट्स व्हाई एसएन बनर्जी कुड नॉट अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। मॉडरेट लीडर में सबसे फेमस माने जाते हैं, फिर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी अटेंड नहीं कर पाए थे कांग्रेस का पहला सेशन। सो एसएन बनर्जी कुड नॉट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा, अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। दिस इज द वे ऑफ एनालिसिस। इतना इंफॉर्मेशन हमें निकालना है एक क्वेश्चन से। फिर देखो पीवाईक्यू की हेल्प से कैसे नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन नहीं बनते, कैसे नहीं बनते, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे दोनों स्टेटमेंट अभी तक हमने देख लिया कि फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से इन्वॉल्व थे, करेक्ट। एसएन बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने सारे इंडिया के लीडर्स को बुलाया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किया कलकत्ता में 1883 से कि भैया हम मिलेंगे और एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और सक्सेसफुल रहे भी, आगे जाके कांग्रेस बना 1885 में। सो ये दोनों स्टेटमेंट तो कंप्लीटली करेक्ट है। यहाँ बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, 2 इज कंप्लीटली करेक्ट। थर्ड जो है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज ए राइवल टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो गलत बात है, यहाँ पे 2 चीज हैं जिसके वजह से संकट है। एक तो राइवल नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इनके रिलेशन एओ ह्यूम के साथ ऑब्वियसली अच्छे थे, तभी तो कांग्रेस की पहली मीटिंग में एओ ह्यूम भी था, फाउंडिंग फादर माना जाता है, राइट। और दूसरा, गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो भी दुख दर्द थे, जो भी इश्यूज थे, उसको रास्ता देने का काम एओ ह्यूम नहीं करने वाला था। That's why we cannot consider the third statement as correct. हमारे लिए सही आंसर क्या होगा? बी, टू स्टेटमेंट्स। यूपीएससी इसका आंसर की भी रिलीज करेगा, वी विल सी इट लेटर कि यूपीएससी भी अपने आंसर की में क्या दिखाता है, राइट। बट अभी के लिए आप ये 2 ही स्टेटमेंट सही मानो, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते येन केन प्रकारेन मिलाकर कि भाई तीनों को सही मान लिया, नहीं, फर्स्ट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, कैसे गलत हुआ वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया है। नेक्स्ट, which one among the following was not a part of the action program of non-cooperation movement? non-cooperation movement जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया 1920 में, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा एक्शन प्रोग्राम नहीं था? नहीं था, है ना। पॉजिटिव रहना है, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं रहना है कि सही वाला चूज करके आ जाए एग्जामिनेशन में। पूछ क्या रहा है? नहीं था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
जिसको गांधी जी अगस्त 1920 में स्टार्ट करते हैं, 1 अगस्त 1920 में, 1920 तक चलता है। चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से, चौरी चौरा में जो घटना होती है उसके वजह से फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को वापस करने का निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्लान में जो प्लान गांधी जी ने बताए थे, तो इनमें से कौन सा नहीं है, यही तुमसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन में। पहला, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड द मोहल्ला लेवल। अब इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, अभी तुमने नॉन कॉपरेशन नहीं भी पढ़ा है फिर भी सोचो, कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना सीखो। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है मॉडर्न हिस्ट्री उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है ना वो भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को ऐसे कि भाई गांधी जी का स्टार्ट किया हुआ मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, इसी को बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का मूवमेंट है तो कैसा हो सकता है? कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड द मोहल्ला लेवल, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, रीच डाउन टू विलेज एंड मोहल्ला लेवल, कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे ये टास्क दिया कि आप मोहल्ला लेवल, गांव लेवल, इंडिया के रिमोट एरियाज तक पहुंचो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया के नेशनल मूवमेंट का पार्ट बने। अब तुम ये सोचो कि क्या गांधी जी ऐसा करवा सकते थे? बिल्कुल करवा सकते थे, यही तो खास बात थी उनमें कि वो लोगों से कनेक्ट होते थे, and that's why he became one of the most popular mass leader which India ever had। तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा, बन गया कॉमन सेंस से भी, कहां रटने की जरूरत पड़ी। दिस इज बीइंग स्मार्ट, है ना, स्मार्ट बनना है। सेकंड, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। गांधी जी ने बोला कि नॉन कोऑपरेशन चला रहे हैं, असहयोग चला रहे हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सहयोग दे रहे हैं कि आप उन स्कूल कॉलेजेस में पढ़कर आगे जाके उसी गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट बनोगे। गांधी ने बोला कि पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ना है, डू नॉट लीव योर स्टडीज, जस्ट लीव दोज स्कूल एंड कॉलेजेस विच आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट, जो वो गवर्नमेंट चला रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके अगेंस्ट हमारा मूवमेंट चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो हम कहाँ पढ़ेंगे? उन्होंने बोला भाई स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में बना था ना नेशनल स्कूल एंड कॉलेज कलकत्ता, जिसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? औरबिंदो घोष। उन्होंने बोला चलो उसको फिर से रिवाइव करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में किसको प्रिंसिपल बनाया? नेताजी को। कौन नेताजी? सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके प्रिंसिपल बनते हैं। ऐसे कई और स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंडिया में अलग अलग जगहों पर खोले गए ताकि स्टूडेंट उन स्कूल कॉलेज में पढ़े, अपना पढ़ाई नहीं छोड़े, बस गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को छोड़े। सेकेंड स्टेटमेंट भी नॉन कॉपरेशन का प्रोग्राम था। थर्ड क्या? टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, यहां ये सोचने वाली बात है कि गांधी जी ऐसा क्यों बोलेंगे कि तुम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लो। ये गांधी का आइडिया नहीं था। गांधी बापू तो हमारे ऐसे थे अहिंसा पे बिलीव करने वाले कि भाई अगर कोई दुश्मन तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो थोड़ी देर रुक जाओ, इंतजार करो, दूसरा गाल भी आगे कर दो, या अपना हाथ मत उठाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे सत्य के रास्ते पे चलते हुए तो दुश्मन का भी दिल बदलता है। ऐसा हमारे पूज्य बापू सोचते थे। वो भला कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, कांग्रेस के लोगों को ऐसा बोलेंगे कि तुम लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लो? ना, ये ना हो। वो यहां पर संकट है, दाल में काला है। फोर्थ, सरेंडर द टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब ये हो सकता है गांधी का प्रोग्राम कि भाई हम असहयोग कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो टाइटल है, जो अवार्ड है, क्यों ही रखें अपने पास, वापस कर दें उसको कि भाई हम आपके साथ किसी भी टाइप का संबंध नहीं रखना चाहते हैं, हम आपके साथ सहयोग नहीं करना चाहते हैं, आपने जो हमें अवार्ड दिया था, जो ऑनर दिया था, हम रिटर्न कर रहे हैं। सो ये भी प्रोग्राम था। अब आपको पूछ क्या रहा है एग्जामिनेशन में? आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोग्राम नहीं था। नहीं था तो ए तो हमने देखा कि दिस वाज अ प्रोग्राम, बी वाज द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन, डी वाज द प्रोग्राम। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ऐसे बनाना है क्वेश्चन, कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करके भी, और क्लास का पढ़ा हुआ तो याद रखना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन को आज का ये क्वेश्चन बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन जो है गाइज, कैबिनेट मिशन
इट केम इन 1946। अभी के लिए ये तो हमें जरूर याद रखना है। इसी कैबिनेट मिशन के बेसिस पे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया गया था। कब फॉर्म किया गया था बता देना जरा। कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया भेजा गया। कौन था इस टाइम में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? कौन? चर्चिल? नहीं, चर्चिल अंकल इलेक्शन हार गए थे। एटली, साउथ वाला डायरेक्टर नहीं, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली है, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली सेंट द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। कैबिनेट सिस्टम है ना ब्रिटेन में, हमारे यहाँ भी अभी है। अच्छा, हमारा यहाँ ये जो कैबिनेट सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है बताना जरा। कहाँ से इंस्पायर्ड है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? आ जाइए यहाँ पर। तो ब्रिटिश पीएम अपने कैबिनेट के मेंबर्स को, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली अपने कैबिनेट के मेंबर्स को 1946 में इंडिया भेजता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश की हालात बड़ी पतली हो गई थी। उनको पता था कि अगर इज्जत से इंडिया से निकल गए तो अच्छा है, नहीं तो हमको बेइज्जत करके 5-10 साल में तो पक्का निकाल देंगे इंडियंस। दैट्स वाई कैबिनेट मिशन भेजा क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ कि भाई जाओ और सॉल्यूशन ढूंढ के आओ कि इंडिया से इज्जत से कैसे निकले। यही पर्पस था। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी फॉर्मेशन करवा के गए। कौन कौन इसके मेंबर थे कैबिनेट मिशन के? तो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे पैट्रिक लॉरेंस, ऊपर भी नाम देख रहे हो तुम। ही वॉज द हेड ऑफ दिस कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे ये एक्चुअली में? ही वॉज एट दैट टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ऑफिस 1858 में बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैट्रिक लॉरेंस के अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स। हाँ, ये वही क्रिप्स है जो कभी क्रिप्स मिशन लेकर आया था। पहले ये हो गए, दूसरे स्टेफर्ड क्रिप्स फिर से आया। एक बार पहले भी घूम कर गया था ना, तो थोड़ा इसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था इंडिया का। एंड एवी अलेक्जेंडर। दिस थ्री वर द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन का हेड पैट्रिक लॉरेंस सबसे सीनियर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो इन तीनों मेंबर्स को जो कि उसके कैबिनेट के पार्ट थे इंडिया भेजता है क्लेमेंट एटली। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन मेंबर नहीं था? कौन नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस ये तो था भाई। एवी अलेक्जेंडर ये भी दिख रहा है। जे एंड्रयू ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हमारा आंसर क्या होगा? क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा सी, ये नहीं था। मुझे पैसा समझ में आया? सी इज द आंसर। ऐसे बनाना है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। ओके, अच्छा तुम मेरे को एक आंसर बताना कि इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन किसने करवाया, कब करवाया, रेलवे लाइंस कहाँ से कहाँ पर चली, ये तुम बताओ। इतने फैक्ट्स तो तुम बता सकते हो ढूंढ के। गूगल अंकल का भी हेल्प लेना है तो लेकर, लेकिन सही आंसर, गलत नहीं। पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। ब्रिटिश इंडिया में रेलवे का जो इनिशियल डेवलपमेंट था उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स ढूंढना क्या है आपको? करेक्ट। रिसेंटली पूछा गया है ये और आगे भी पूछा जाएगा, सो कंसीडर इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनेशंस में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस स्टेटमेंट्स अलग थे, ट्विस्टेड थे। प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर फॉर रेलवेज वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अब देखो इस स्टेटमेंट को यहाँ अगेन फिर से ना कॉमन सेंस लगाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे का इंट्रोडक्शन इंडिया में करती है, उसके पीछे मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था। आज रेलवे इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तभी मेन पर्पस क्या था कि इंडिया के रिमोट एरियाज तक जाएंगे, जैसे आसाम हिल्स तक, दार्जिलिंग हिल्स तक, यहाँ से टी लीव्स निकालेंगे, कहीं से कोयला निकालेंगे, आयरन निकालेंगे और उसको अपने फैक्ट्रीज तक लेकर जाएंगे, उसको पोर्ट टाउन तक, पोर्ट सिटी तक लेकर जाएंगे, यहाँ से सप्लाई कर देंगे ब्रिटेन या फिर बाकी कॉलोनीज में, और फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर मार्केट में उतार देंगे। तो पहला पर्पस तो ये प्रॉफिट कमाना। दूसरा एक और पर्पस कि अगर कभी रिवॉल्ट जैसे सिचुएशन होते हैं, कभी ब्रिटिश सोल्जर्स को इंडिया के रिमोट रीजन में भेजना है तो कैसे भेजेंगे? अब रोड्स एंड हाईवेज तो उसने नहीं बने थे, और रेलवे रोड्स एंड हाईवेज के कंपेरिजन में ज़्यादा फास्ट भी मूव करेगा, तो सोल्जर्स को भी ले जाने का काम करेगा। ये भी एक इंटेंशन था।
इंडिया का डेवलपमेंट उनका मेन रीजन नहीं था, है ना, इन सब बातों में बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो इसके लिए वो अपने प्राइवेट इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेगा? गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टर को ये बोलकर कि बेटा तुम आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को हम सिक्योर करेंगे, जो कि यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है। पहले बोलेंगे कि बिल्कुल लैंड फ्री में तुमको मिलेगा, तुम यहाँ पर आके इन्वेस्ट करो, रेलवे लाइन बिछाओ, यहाँ से प्रॉफिट अर्न करो। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड, द इन्वेस्टर वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% on their capital from the government if they ran at a loss or secured inadequate profit। ये भी सही है, यहाँ भी कॉमन सेंस कि सपोज अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ब्रिटेन से आता है और ब्रिटेन से आकर वो इंडिया में रेलवे में इन्वेस्ट करता है, कौन सी इंडिया? जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इनडायरेक्ट रूल में या ब्रिटिश क्राउन के अंदर डायरेक्ट रूल में। अब वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहा है रेलवे में और उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको सिक्योर नहीं कर रही है तो फिर क्या दूसरा इन्वेस्टर कभी आएगा इन्वेस्ट करने को? नहीं आएगा। एंड दैट्स वाई ये भी प्रोविजन था कि अगर आपको लॉस होता है या प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है जितना आपने सोचा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कवर करेगी, 5% रिटर्न, 5% इंटरेस्ट तक आपको देगी आपके इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिए। देन थर्ड, द रेलवेज वुड बी ज्वाइंटली मैनेज्ड विथ द गवर्नमेंट। ये भी सही है, रेलवेज जो है उसको मैनेजमेंट, रेलवे का मैनेजमेंट इंडिया में। अब प्राइवेट इन्वेस्टर से क्या क्या इनको चाहिए? प्राइवेट इन्वेस्टर से चाहिए पैसा, प्राइवेट इन्वेस्टर के पैसे को सिक्योर करने के लिए उसको इंटरेस्ट देंगे, उसके रिटर्न को सिक्योर करेंगे, और मैनेज करने के लिए सिर्फ प्राइवेट पे कंप्लीटली नहीं छोड़ रहे हैं, प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट, दोनों इसको कंबाइंड ज्वाइंट फॉर्म में मैनेज करेगी। कुछ कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट जो आजकल तुम वंदे भारत में देख सकते हो, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, नॉट कंप्लीटली बट सिमिलर कॉन्सेप्ट, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को या प्राइवेट बॉडीज को इनवाइट किया जाता है एयरपोर्ट के मैनेजमेंट में। वहां भी देख सकते हो, वहां तो क्लियरली दिखता है। इंडिया में कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको आज बिग प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, नॉट कंप्लीटली, ज्वाइंट फॉर्म में। वही चीज यहां पे हो रहा था। सो ऑल दिस 3, 1, 2 एंड 3 दे आर करेक्ट। हमारा आंसर क्या होगा? सी, 3। ये याद रखना है ना, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है। रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ ये फैक्ट कहीं से मिल जाएगा, बट रेलवे के इंट्रोडक्शन के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स ऐसे चल रहे थे, क्या दिमाग में चल रहा था ब्रिटिश का, यहां से समझना है। ये तीनों क्वेश्चंस कह रहा हूं मैं, ये तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में, अभी भी रिसेंट सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पीवाईक्यू एनालिसिस में फिर से हम लोग और ज़्यादा पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी। ऑल द बेस्ट एंड अगेन हैप्पी नवरात्र।